ओके, अब आपको स्क्रीन पर एक टेबल नज़र आ रही होगी। अभी हमने पढ़ा था लास्ट लाइन में कि फ्रांस की सोसाइटी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। ये 3 पार्ट्स नज़र आ रहे हैं आपको, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट में है क्लर्जी, सेकेंड स्टेट है नोबेलिटी। क्लर्जी में राजा और राजा के परिवार के लोग आते थे। नोबेलिटी में समाज के सभी सम्मानित और पैसे वाले व्यक्ति आते थे। थर्ड स्टेट जो सभी शोषण, सभी एक्सप्लॉयटेशन का शिकार होता था। अब इसमें बड़े बड़े बिजनेसमैन भी थे, मर्चेंट्स भी थे, कोर्ट में काम करने वाले ऑफिशियल्स भी थे, लॉयर्स भी थे, पीजेंट्स भी थे और आर्टिसंस भी थे। साथ ही साथ में इसमें स्मॉल पीजेंट्स भी थे, जिनके पास में जमीन नहीं थी, वो लेबर भी थे और सर्वेंट भी थे। तो पूरा टैक्स कौन देता था? पूरा टैक्स देता था थर्ड स्टेट। ओके, अब आगे के स्टेंजा पे चलते हैं। सोसाइटी में वॉज द पार्ट ऑफ द फ्यूडल सिस्टम दैट डेटेड बैक टू, मध्यकालीन समय के हिसाब से ही फ्रांस का समाज बटा हुआ था। ओल्ड रैगिमी का मतलब था वहां पर डिस्क्राइब द सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ फ्रांस बिफोर 1789। अब जो फिगर अभी आपने देखी थी, फिगर 2 देखा था, वो हमें ये बता रहा है कि किस तरीके से फ्रांस की जो सोसाइटी थी उसको ऑर्गेनाइज किया गया। पीजेंट्स जो थे मेड अप अबाउट 90% ऑफ द पॉपुलेशन किसकी थी भाई? पीजेंट्स की थी। हालांकि केवल स्मॉल नंबर ऑफ देम जो थे उनके पास में अपनी जमीन थी जिस पर वो खेती कर सकते थे। अबाउट 60% ऑफ द लैंड जो थी उस पर कब्जा किसका था? नोबल्स का, चर्च का भी था, और दूसरे अमीर लोग जो थे थर्ड स्टेट्स के, उनका। मतलब शोषण, एक्सप्लॉयटेशन का शिकार कौन थे? पीजेंट्स। और इन लोगों को बहुत सारे प्रिविलेजेस का मतलब होता है छूट, रियायतें मिली हुई थी जन्म के आधार पर। ये और एक कमाल की बात थी फ्रांस में। कमाल की बात ये थी कि अगर आप फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट में पैदा होते हैं तो आप टैक्स देने से एग्जेम्प्टेड हैं, आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। है ना मजे की बात कि फर्स्ट और सेकेंड स्टेट में बस आप पैदा हुए और आपको कोई टैक्स वैक्स नहीं देना, कोई टेंशन फ्री हो। नोबल्स जो थे उनको बहुत सारे फ्यूडल प्रिविलेजेस मिले हुए थे, राजा के दरबार से भी फायदे थे। इसमें फ्यूडल ड्यूज नहीं देना होता था, जो कि वो किसानों से तो वसूलते थे। पीजेंट्स जो थे वर ऑब्लाइज्ड टू रेंडर सर्विस टू द लॉर्ड, टू वर्क इन द हाउस। और किसान बेचारे घुलते पिसते रहते थे। वो अमीरों के घरों में भी काम करते, खेतों में भी काम करते, और आर्मी में भी काम करते, सड़कें बनाने का भी काम करते। सारा काम कौन करता था? पीजेंट्स ग्रुप, जिसकी पॉपुलेशन 90% थी। चर्च जो था टू एक्सट्रैक्टेड, चर्च भी मजे में था क्योंकि उन्होंने भी सोसाइटी को मोनोपोलाइज कर रखा था। चर्च जो थे बेसिकली वो भी टैक्स लेते थे। है ना ये कमाल की बात? हमारे इंडिया में आपने इस तरीके की बातें सुनी होगी, लेकिन दूसरे तरह से सुनी है। चर्च भी टैक्स लेते थे और उस टैक्स का नाम था तीत्स, जो कि वो किसान से वसूलता था। एंड फाइनली ऑल मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट जो थे उनको टैक्स देना पड़ता था स्टेट को। दीज इंक्लूडेड अ डायरेक्ट टैक्स कॉल्ड टैली। अब देखो, आम जनता 2 टैक्स देगी, टीथ्स जो कि चर्च को, टैली जो कि राजा को। अ नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस विच वर लीव्ड ऑन आर्टिकल्स ऑफ एवरीबॉडी कंजम्पशन, और बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस भी लगाए हुए थे उन आर्टिकल्स, वस्तुओं पर जिनका इस्तेमाल आम लोग करते थे, जैसे नमक और टोबैको, तंबाकू। बर्डन जो था फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का स्टेट में थ्रू टैक्सेस वाज बोर्न बाय, सब बेचारा थर्ड स्टेट ही संभालता था। बड़े मुश्किल हालात से गुजर रहे थे ये थर्ड स्टेट। वन न्यू टर्म कॉलम इज देयर इन योर एनसीईआरटी बुक, इसको थोड़ा सा देख लो। लिवरी क्या थी? लिवरी थी यूनिट ऑफ करेंसी इन फ्रांस, जिसको 1794 के बाद डिसकंटिन्यू कर दिया गया। क्लर्जी कौन थे? ग्रुप ऑफ पर्सन्स इन्वेस्टेड विद स्पेशल फंक्शंस इन द चर्च, लोगों का समूह जो कि चर्च में स्पेशल फंक्शंस को कंडक्ट करता था। टीथ क्या था? एक ऐसा टैक्स था जो कि चर्च लेता था, कंप्राइजिंग 1/10 ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, मतलब खेत में जितनी भी फसल पैदा होती थी उसका 1/10 पोर्शन टैक्स के रूप में चर्च को जाता था।
और टैली ऐसा टैक्स था जिसको डायरेक्ट राजा लेता था। तो परेशानियां कितनी हो गई, बहुत सारी हो गई। आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज द स्ट्रगल टू सरवाइव। अब फ्रांस की जो जनसंख्या थी वो भी 1715 से 1789 के बीच में 23 मिलियन से 28 मिलियन हो गई। अब एक तरफ तो जनसंख्या बढ़ रही थी, दूसरी तरफ डिमांड बढ़ रही थी फूड ग्रेन्स की। फूड ग्रेन्स का जो प्रोडक्शन था वो डिमांड के हिसाब से नहीं था, इसीलिए ब्रेड के दाम जो थे वो तेजी से बढ़ रहे थे। मोस्टली वर्कर्स जो काम करते थे लेबर्स के रूप में वर्कशॉप्स में, उनकी जो वेजेस थी, वेजेस मतलब डेली मिलने वाला मेहनताना, वो फिक्स कर रखी थी। बट वेजेस जो थी वो महंगाई के हिसाब से बढ़ नहीं रही थी। महंगाई तो बढ़ रही थी, वेजेस नहीं बढ़ रही थी, इसीलिए पुअर और रिच के बीच का जो गैप था बढ़ता चला गया। थिंग्स बहुत ज्यादा वर्स होती चली गई और तभी सबसे बड़ी समस्या क्या आई, फसल भी ड्यू टू सडन क्लैमिटी फसल भी नष्ट हो गई और इसने लोगों की मुश्किलों को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया।